So good evening all. Welcome to Learners Academy. ओके चलो तो कंटिन्यू करते हैं और आर्टिकल्स के लास्ट टॉपिक को सबसे पहले खत्म करते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स रूल्स सीख रहे थे हम आर्टिकल्स में से, तो 2 क्लासेस हमने उस पर इन्वेस्ट करी है ना, या 3 कर दी, दो ही करिए फिक्स रूल्स के लिए। 2 एक में तो अपन ने 12 रूल सीखे थे और फिर नेक्स्ट डे अपन ने कुछ 6-7 रूल्स 5-6 रूल सीखे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट रूल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे या कौन सा लगाएंगे, ये है मुद्दा। ठीक है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, गिटार, फ्लूट, पियानो, ढोलक, एनीथिंग, ड्रम, एनीथिंग, है ना। ही इज प्लेइंग डैश गिटार, वो गिटार बजा रहा है। फिल अप द आर्टिकल, भरो आर्टिकल भरो। सब लोग अपना आंसर बताएं। एक गिटार, ओके पहले बोलो एक गिटार, ओके। सेकंड सेंटेंस देखो, ही बॉट डैश गिटार यस्टरडे, उसने कल एक गिटार खरीदा। दोनों में ए, दोनों में ए, केसी में भी द नहीं ना। ओके देखो, द करेक्ट आंसर इज ऊपर वाले में नो आर्टिकल, नीचे वाले में ए आर्टिकल। कैन यू पिक आउट द रूल? अगर आप रूल खुद पहचान पाए तो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, फिर आपको एक दिन के लिए याद नहीं होगा, फिर आपको हमेशा के लिए याद होगा। पर कोशिश करो इसमें से रूल खुद पिक करने की, पिक करो। दोनों सेंटेंस आपके सामने, दोनों आंसर्स मैंने आपको बता दिया। एक्शन हो रहा है, एक्शन कैसे होता है? उसको बजा रहे हैं, मतलब वो काम में आ रहा है, उसका प्राइमरी पर्पस फुलफिल हो रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? उसमें से म्यूजिक प्ले करना, ये उसका प्राइमरी पर्पस हो रहा है। तो अगर अपन प्राइमरी पर्पस फुलफिल कर रहे हैं देन वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल। रूल इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले यदि प्राइमरी पर्पस हो तो आर्टिकल द। सो दैट्स सॉरी, एक मिनट रुको, पीछे वाला रूल कौन सा था? इससे पहले अपन एक रूल सीखा था, ओके इसमें है प्राइमरी पर्पस में नो आर्टिकल। जो अपन ने लास्ट रूल सीखा था, यानी कि जगह के नाम से पहले अगर प्राइमरी पर्पस है तो नो आर्टिकल, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले अगर प्राइमरी पर्पस है तो कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल है। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? द हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड सेंटेंस में देखो, इसमें गिटार को प्ले करने का कोई मीनिंग नहीं आ रहा, यहां तो द आ जाएगा। ही बॉट डैश गिटार यस्टरडे, ठीक है, उसने कल एक गिटार खरीदा। तो उसने गिटार क्यों खरीदा? ऐसा कुछ नहीं जरूरी है कि किसी को पीटने के लिए भी खरीदा हो, कई तो केवल सेल्फी लेने के लिए खरीदते हैं, कई तो केवल घर में रखने के लिए भी खरीदते हैं। मैंने खरीदा हुआ है पर आज तक नहीं बजाया, तो जरूरी नहीं है ना, समझ गए? तो इस सेंटेंस के अंदर गिटार का प्राइमरी पर्पस शो हो रहा है या सेकेंडरी या और कोई अदर एक्स्ट्रा पर्पस शो हो रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। वहां पे तो उसका प्राइमरी पर्पस फुलफिल हो रहा है तो द आर्टिकल आएगा आएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या आएगा? तो फिर उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं है ना, उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं है ना, तो आप एज पर द रूल, जो बेसिक रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने कल एक गिटार खरीदा, जैसे मैं बात किसी को बताऊंगा मैंने कल एक गिटार खरीदा, तो वो गिटार आपके मेरे लिए अनआइडेंटिफाइड होगा। अनआइडेंटिफाइड के लिए अपन क्या लगाते हैं? एक। हाँ, इसके आगे अगर मैं कुछ और जोड़ दूं, एक पोस्ट मॉडिफायर जोड़ दूं, जैसे कि ही बॉट गिटार विच विच ही सो इन द मार्केट, अब इसमें भी द आ जाएगा, अब इसमें भी द आ जाएगा, समझे क्या? क्योंकि अब विच ही बॉट विच ही सॉ इन द मार्केट है मेरा रिलेटिव क्लॉज, यानी कि पोस्ट मॉडिफायर। अब वो गिटार आइडेंटिफाइड है, अनआइडेंटिफाइड नहीं है। वो कह रहा है उसने वो गिटार खरीदा जो उसने कल मार्केट में देखा। तो ये जो बाद वाली इंफॉर्मेशन है वो इस गिटार को आइडेंटिफाई कर देती है, भाई कौन सा गिटार? दैट गिटार। तो अब क्या आ जाएगा? प्री मॉडिफायर द।
पोस्ट मॉडिफायर 6 अगर आ जाए तो पीछे प्री मॉडिफायर द लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाले सेंटेंस में ए का आना फिक्स नहीं है, नीचे वाले सेंटेंस में एज पर बेसिक रूल्स लगाना है, और ऊपर वाले सेंटेंस में तो फिक्स रूल लगाना है अगर प्राइमरी पर्पस फुलफिल हो तो द। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद अगला आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हो चुका है क्या हमारा ये वाला रूल? तो डैश हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये तो इजी है, द हॉकी। आर यू श्योर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्रिकेट इज ए वेरी पॉपुलर गेम, द। सो दोनों में द, यानी गेम्स और स्पोर्ट्स के पहले आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? नो आर्टिकल। हम गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। द रूल इज गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं किया जाता। लेकिन लेकिन अब सुनो, एक्सेप्शन सुनो, सेंटेंस देखो, अब पढ़ो, आई एम टॉकिंग अबाउट डैश क्रिकेट दैट सचिन प्लेस। अब द आना कंपलसरी है, अब द आना कंपलसरी है। देखो, जनरल वे में हम किसी गेम या स्पोर्ट का नाम ले रहे हैं जनरल, आमतौर पे, तब तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उस क्रिकेट को किसी व्यक्ति विशेष पर सीमित कर दें तो फिर वो क्रिकेट आइडेंटिफाइड क्रिकेट माना जाएगा, क्योंकि वो किसी स्पेशल आदमी का क्रिकेट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट, मैं उस क्रिकेट की बात कर रहा हूं दैट सचिन प्लेस, जो सचिन खेलता है, यानी मैं सचिन के गेम की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल क्रिकेट की बात नहीं करता हूं, मैं तो सचिन कैसा क्रिकेट खेलता है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्रिकेट अब द आर्टिकल लेगा। रूल क्लियर है क्या? बोलो, यदि किसी गेम या स्पोर्ट को किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित कर दिया जाए तो गेम या स्पोर्ट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हाँ, किसी भी व्यक्ति या विशेष, जरूरी नहीं हो कोई सचिन तेंदुलकर ही हो, मैं रुद्र भी लिख दूंगा तो भी द आएगा। इधर लिखा हुआ है क्या कोई विशेष व्यक्ति? अच्छा, विशेष का मतलब आप समझ गए कि वो बड़ा आदमी। देखो, हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन भी यही देते हैं, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो उस वहां पे विशेष का मतलब थोड़ा ना होता है कि कोई बड़ा आदमी आए, कोई बड़ा क्रिकेटर आए, ठीक है। पर्टिकुलर किसी भी आदमी के पर अगर अपन किसी गेम को सीमित कर देंगे कि हम उसके गेम की बात कर रहे हैं, या वो ऐसा गेम खेलता है, या वो उसका गेम इतना अच्छा है इतना बुरा है, तो वी विल यूज व्हाट? वी विल यूज व्हाट? डन, ओके। तो रूल क्लियर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले कर किया जाता है अगर प्राइमरी पर्पस हो। फिर से रिपीट करो रुद्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले अगर प्राइमरी पर्पस हो, अगर म्यूजिक प्ले करने का सेंस हो, जैसे ही इज प्लेइंग गिटार, ही इज प्लेइंग सितार, ही इज प्लेइंग फ्लूट, ही इज प्लेइंग ढोलक, ड्रम, एनीथिंग, तो प्ले करने का सेंस हो ना भाई, उसमें म्यूजिक ऑब्टेन प्रोड्यूस करने का सेंस हो, तो फिर द लगना कंपलसरी है। और ऐसा कोई सेंस ना हो तब फिर आपको जो आपके पुराने रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड है कौन सा गिटार, मैं बताऊंगा तो पहली बार जिक्र होगा, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, ही बॉट अ गिटार यस्टरडे। चलेंगे नेक्स्ट, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स समझ गए। वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, बट अगर व्यक्ति विशेष पे अगर अपन ने सीमित कर दिया तो वी विल यूज विच आर्टिकल? द आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट, सीजन्स के नाम से पहले क्या आता है वो सोचना है। सीजन्स होते हैं समर विंटर, नहीं होता है? नो आर्टिकल, विंटर्स आर जनरली वेरी कोल्ड हियर, नो आर्टिकल, ओके करेक्ट। सो सीजन्स के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, सो क्या आएगा यहाँ पे? नो आर्टिकल, ठीक है, क्लियर है। अपन सीजन को व्यक्ति विशेष से सीमित कर सकते हैं। हाँ देखो, अगर पोस्ट मॉडिफायर आ जाता है तो आर्टिकल द लगता है, वो तो जनरल रूल है ही सही, वो तो हर हाल में फॉलो होना ही होना है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, अब उसके बाद फिर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो कुछ है ही नहीं। तो जो सीखे वो तो बेसिक रूल्स थे, पोस्ट मॉडिफायर 6 में से कुछ आएगा तब तो आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा ये फिक्स्ड रूल्स हैं, उनके साथ में इनको भी फॉलो करना है, भाई ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना, ठीक है। एंड दैट कैन बी फुलफिल्ड ओनली एंड ओनली थ्रू प्रैक्टिस।
देखो अच्छे से अच्छा इंसान अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी भूल सकता है। और जिस इंसान को कुछ नहीं समझ में आता वो भी अगर प्रैक्टिस करेगा ना, तो उस इंसान को भी चीजें याद हो सकती है। ठीक है, समझे? मुझे एक चीज बताओ, एक सेंटेंस, एक चैप्टर में हद मार के अपन कितने सेंटेंस से इस चैप्टर को पढ़ते होंगे? अभी जैसे नाउन पढ़ा, कितने सेंटेंस हुए होंगे उसमें? प्रैक्टिस एक्सरसाइज को छोड़ दो, जो अपन क्लास में सीखते हैं, हद मार के 30-40 सेंटेंस में तो पूरा चैप्टर आ जाता है, राइट? बोलो। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, 30-40 सेंटेंसेस को अपन टेस्ट के एक दिन पहले भी अगर सेंटेंस सेंटेंस ही पढ़ लेना अपन, तो रूल अपने आप याद आ जाता है। नहीं आएगा बताओ? बस सेंटेंस की रीडिंग भी लगा लें, सेंटेंस की रीडिंग भी लगा ले कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो रूल अपने आप याद हो जाएगा। बट अगर कुछ भी नहीं करके आएंगे तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो जैसे यूएसबी केबल से डेटा ट्रांसफर होता है आपके माइंड में डेटा ट्रांसफर करते हैं, अभी इस पीसी में है और आपके माइंड में आ जाए वो डेटा, ऐसे आज तक कोई मशीन बनी। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। होती तो मैं जरूर देता, ऐसी कोई जड़ी बूटी मेरे पास होती। ठीक है ना? क्लियर? अभी आपने देखा मुझसे भी गलती हुई ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस। लास्ट ईयर के बाद ये चैप्टर नहीं उठाया, कोई पढ़ने ही नहीं आया, मैंने पढ़ाया नहीं, बात खत्म। लैक ऑफ प्रैक्टिस से किसी से भी गलती हो सकती है। सो ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, चले नेक्स्ट। क्योंकि रूल्स जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं, मैं मानता हूं रूल्स ज्यादा है तो क्लैश हो जाते हैं। उसमें प्राइमरी पर्पस में 9 आर्टिकल था, इसमें प्राइमरी पर्पस में 10 आर्टिकल है, हो गया ना क्लैश? ओके, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, बैंक्स तो सब जानते हो, ओके, है ना? जाते हो, कभी गए हो? कौन सा बैंक जाते हो? हाँ, आप लोग? मेरे पास तो कोई नहीं आता, सबका एक एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एनीवेज। तो बैंकों के नाम, अब बैंक कितने हैं इंडिया में? बहुत सारे बैंक है आजकल तो, है ना? गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक करीब 18-19 है, उसके अलावा फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड देन फिर प्राइवेट बैंक्स, है ना? भरमार है, कई सारे बैंक्स वैसे जिनके नाम भी हम पहली बार सुनते हैं कई बार, है ना? तो बैंक्स के नाम से पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये है मुद्दा। तो बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे लगाओगे क्या? बोर्ड देखा है कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे पीछे लगा हुआ है? लगा हुआ है? ठीक। तो देखो, बोर्ड तो नाम है उसका, उसका यूसेज देखो, किसी किसी मतलब आप मान लो कोई फॉर्म लेके आए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेके आए, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में अगर उसका जिक्र हो रहा होगा, मतलब हेडलाइन मत देखना, हेडलाइन तो कुछ भी हो जाती है, हेडलाइन तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग के हिसाब से आप फेर बदल करके यूज कर लेते हो। बाकी जो अंदर की बात है, असली ग्रामेटिकल रूल्स या असली ढंग से लैंग्वेज यूज हो रही नहीं हो रही, वो उनके डॉक्यूमेंटेशन से पता चलती है। तो चलो, इन शॉर्ट आप फिर से बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे आप आर्टिकल द लगाओगे क्या? नो सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आगे लगाओगे क्या? पंजाब नेशनल बैंक के आगे? ये आते ही कैसे पता चला उसका? पता क्या चल रहा है दिमाग में? ये जब तक नहीं आया था तब तक तो कोई रूल नहीं बना, पर ये आते ही एक रूल बन गया। बताओ चर्चित, क्या रूल बनाया आपने? मतलब क्या रूल गेस किया? ऑफ आ जाए, ओके। तो काफी हद तक सही बनाया वैसे। चलो नेक्स्ट देखो। एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्यों? ऑफ आ रहा है, ये ऑफ कम कर रहा है, ऑफ के अलावा नहीं कोई? ठीक है, एनीवेज, देखना, रूल सुनते जाओ। आपने बिल्कुल सही रूल प्रिडिक्ट किया है, बट आप केवल उसको ऑफ पे सीमित मत रखना, फिक्स रूल्स तो देखो। बैंकों के नाम के बीच में जो प्रीपोजिशन जब कभी भी आता है तो ऑफ ही आता है, ऑफ के अलावा और कोई प्रीपोजिशन तो आता नहीं है। तो रूल यही बन गया कि अगर ऑफ लगा हुआ है तब तो द लगाओ, और ऑफ नहीं लगा हुआ है तो द मत लगाओ। और इसका सिंपल सा लॉजिक ये भी माना जा सकता है बेटा, कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। बोलो। तो बेसिक रूल्स के हिसाब से भी चलें तो भी ऑफ इंडिया प्रीपोजिशनल फ्रेज है या नहीं है, बताओ? है ना? प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो बेसिक रूल्स के हिसाब से भी चलेगा। और शॉर्टकट से चलें तो आपको याद भी रखना है, आगे से क्या याद रखना है?
कि याद रखना है कि ऑफ आ जाए तो फिर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो कि ये ऑफ नहीं है, ये एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। ठीक है, रूल डिस्क्लोज करें। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, तो ये जगह का नाम नहीं है क्या? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नाउन नहीं होता क्या? बोलो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नाउन होता है नहीं होता है? तो बड़ौदा किसी जगह का नाम है तो वो नाउन है। बोलो, और नहीं तो उसके अलावा कौन से पार्ट ऑफ स्पीच मानोगे? प्रोनाउन है ये, या विशेषण है, या क्रिया है? बोलो, इतनी तो सीख ली अभी तक, अभी आगे और आएंगे जैसे। ठीक है, एडवर्ब नहीं सीखा, प्रीपोजिशन थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, कंजंक्शन नहीं सीखा, बाकी अभी तक जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच सीखी है उसमें नाउन ही है डेफिनेशन के हिसाब से, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। चले नेक्स्ट। ओके, सो दैट वाज एन इजी रूल। हाँ जी, ये बताओ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से पहले लगाओगे क्या? किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल के नाम से पहले लगता है नहीं लगता है, वो है मुद्दा। सो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पहले लगाओगे क्या? अच्छा, राजस्थान यूनिवर्सिटी को आपने देखा होगा, कई जगह तो राजस्थान यूनिवर्सिटी बोलते हैं और कई जगह यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। तो जब अगर इसको यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरह यूज करेंगे तो द लगाना जरूरी है। मुद्दा वही है वापस कि ऑफ आ गया और एक नाउन आ गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। सिंपल सी बात है। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी कहेंगे देन वी विल नॉट यूज आर्टिकल द, बट अगर ऑफ लग के प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाए तब तो बेसिक रूल ही कहता है, तो डायरेक्ट याद रहे ना रहे, वो भी याद रह जाए तो भी हमको द लगाना है। ओके, अच्छा जी। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का ऐसे नाम दूं मैं आपको, तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो? करके दिखाओ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट करना जरा। द नहीं लगाएगा? जेएनयू तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बोलते हैं। उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कन्वर्जन होगा? टेल मी। आपको लगता है ये, देखो वो तो करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट था, लेकिन ये आपको लगता है करेक्ट होगा? क्यों? रूल तो वही फॉलो हो रहा है कि जैसे ही आपने इसका सीक्वेंस उल्टा कर दिया, जैसे इसका सीक्वेंस जवाहरलाल नेहरू और यूनिवर्सिटी का सीक्वेंस उल्टा कर दिया, ऑफ लगा दिया, तो इधर आर्टिकल द लग गया, इधर आर्टिकल द लग गया, तो रूल तो फॉलो हो रहा है बट मीनिंग खत्म हो जा रहा है। क्या मीनिंग खत्म हो रहा है यहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी, जबकि उनकी थोड़ी ना है, उनके नाम पर, उनके सम्मान पर, उनकी याद में, इस टाइप से यहाँ पे मीनिंग शो करना है। सो इन शॉर्ट, अगर किसी व्यक्ति के नाम पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कुछ है तो उसको इसी फॉर्म में बोला जा सकता है। सेकंड फॉर्म इज नॉट अलाउड। हाँ, किसी स्थान के नाम पे तो दोनों फॉर्म अलाउड, समझे? जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। स्थान के नाम पे चलेगा, व्यक्ति के नाम पे नहीं चलेगा। रूल क्लियर है? वेरी इजी रूल। यदि किसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी पर्सन के नाम पर रखा गया हो तो उस यूनिवर्सिटी के नाम से, नाम में उस पर्सन का नाम ही पहले आएगा। दैट मींस जवाहरलाल नेहरू का नाम ही पहले आएगा। क्या क्या? नहीं, इसमें नहीं लगा, उसमें क्यों लगा? उसमें कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है? इसमें कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है? जब ऑफ लग के राजस्थान बनेगा तो ही तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा। बोलो, तो इसमें तो लगेगा नहीं और उस फॉर्म में कन्वर्ट होगी नहीं। सारे रूल्स क्लियर हैं यहां तक के? ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज और कोई बड़ा स्कूल हो, मान्यता प्राप्त मतलब बड़ा विख्यात स्कूल हो, तो उसके लिए भी अपन ऐसा रूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ही वॉज फर्स्ट मैन टू अराइव इन टाइम। ये काफी सरल रूल है, शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ। हाँ? क्यों? हाँ, उसमें आपने चार वर्ड्स को डिस्कस किया था, द फॉर्मर, द लेटर, द फर्स्ट, द लास्ट। अब अपन थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड करूं तो देखो बेटा, इंग्लिश में नंबर्स के, नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5, उससे जो शब्द बनते हैं वो दो तरह के शब्द बनते हैं। एक तरह के जो शब्द बनते हैं उनको कहते हैं ऑर्डिनल्स। क्या कहते हैं?
और एक तरह के जो शब्द बनते हैं उनको कहते हैं। अब कार्डिनल्स तो ये होते हैं 1 2 3 4 को सिंपली लिख दो 1 2 3 एंड सो ऑन। और ऑर्डिनल्स होते हैं इनसे सीक्वेंस बनाओ, जैसे 1 से सीक्वेंस बना फर्स्ट, 2 से सीक्वेंस बना सेकंड, 3 से सीक्वेंस बना थर्ड। क्लियर? तो इंग्लिश में हमेशा ऑर्डिनल्स से पहले द आर्टिकल लगेगा और कार्डिनल से पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। समझे क्या? तो फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल है, तो क्या हो जाएगा बोलो? ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव इन टाइम। ठीक है, अब सेकंड बताओ। इसमें ही वॉज ओनली मैन टू अराइव इन टाइम, व्हाई? यस, तो ऑर्डिनल्स में अपन एक वर्ड एक्स्ट्रा काउंट करके चलेंगे। जैसे WH वर्ड्स में अपन एक वर्ड एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, हाउ। WH वर्ड्स में हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब आते हैं, व्हाट, विच, लेकिन एक एक्स्ट्रा काउंट कर दिया जाता है हाउ, है ना भाई? वो WH नहीं है, लेकिन सिमिलरली ओनली जो है कोई सीक्वेंस नहीं बता रहा है, फिर भी कार्डिनल्स की लिस्ट में रहता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ ही रहेगा, तो कार्डिनल, सॉरी कार्डिनल नहीं, ऑर्डिनल की लिस्ट में रहेगा, ऑर्डिनल्स की लिस्ट में रहेगा। और ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सो ही वाज द ओनली मैन टू अराइव। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी, ऑर्डिनल्स किसी भी नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, 25th भी हो सकता है, समझे? उनसे सीक्वेंस बनाओ। 1 से क्या सीक्वेंस बनेगा? फर्स्ट। 2 से क्या सीक्वेंस बनेगा? सेकंड। जो क्रम बताया, कार्डिनल्स तो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे इस क्लास में 5 बच्चे हैं तो 5 क्वांटिटी है कार्डिनल। अब मैं कहूं फिफ्थ बच्चा, तो फिफ्थ बच्चा क्वांटिटी नहीं बता रहा, क्रम बता रहा है, सीक्वेंस बता रहा है, समझे? ओनली तो मैंने कहा ना, वो ऑर्डिनल्स की लिस्ट में शामिल है एक्स्ट्रा, जैसे हाउ WH की लिस्ट में शामिल है, तो उसको हमको एक्स्ट्रा याद रखना है कि ऑर्डिनल्स की लिस्ट में ओनली को भी हमको शामिल करना है। तो जो रूल ऑर्डिनल्स के चलते हैं वही रूल ओनली के भी चलेंगे। ओके, क्लियर? और देखो, लास्ट को भी शामिल करना, अगर आपको याद ना आए तो आप द फर्स्ट द लास्ट को याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है? अब आप चाहो तो ऐसे याद रख लो, क्योंकि लास्ट भी सीक्वेंस बताता है, आखिरी आदमी, तो ये भी तो सीक्वेंस है, जितने भी लोग हैं उसमें सबसे आखिरी है या नहीं है बताओ? तो आप या तो ऐसे याद रखो, ऑर्डिनल्स में आपको 2 वर्ड्स जोड़ने हैं, ओनली और लास्ट, ओनली और लास्ट। ठीक है? और अगर आप लास्ट इधर भूल जाओ तो लास्ट का एक रूल पहले भी बताया हुआ है, द फर्स्ट द लास्ट द फॉर्मर और द, ठीक है? एक्चुअली द फर्स्ट द लास्ट द फॉर्मर द लेटर, ये भी ऑर्डिनल के रूल को फॉलो कर रहे हैं। पहला वाला बाद वाला, ये भी तो सीक्वेंस ही है कि नहीं है? सबसे पहले वाला, सबसे आखिरी वाला, पहले वाला, बाद वाला, ये भी तो सीक्वेंस ही है। तो वो भी इस ऑर्डिनल्स के रूल्स को फॉलो करते हुए द द द द ले रहे। अब आप याद कैसे रखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? ठीक है? और कैसे याद रख सकते हो? ओनली एंड ओनली थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है? जैसे अपन गूगल, जैसे अपन देखो मेरी बात सुनो, अभी उस पर भी आएंगे। जैसे अपन गूगल सर्च कर रहे हैं और अपने को कुछ इससे रिलेटेड चीज मिल गई, तो अपन शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शेयर किया था द फॉर्मर का एक सेंटेंस। सर्फिंग तो सब करते हैं, आधा घंटा फ्री होते हैं तो फोन सर्च करते हैं, अपन करते नहीं करते? कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी ढूंढते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो कुछ भी ऐसी चीज मिले तो अपने को फोकस करना है, अच्छा हाँ यार ये सर ने बताया, और शेयर भी करना है। समझे? क्लियर? देखो मेरी बात सुनो बेटा, ऑर्डिनल्स जो होते हैं ना, जब ये क्रम बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं, तो वो सीक्वेंस एक नाउन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? जैसे द फर्स्ट मैन, द सेकंड मैन, द थर्ड मैन, द लास्ट मैन, द ओनली मैन, द फर्स्ट बुक। अगर वो किसी नाउन को रिलेट नहीं करता है तो वो ऑर्डिनल भी नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, अब ये बातें अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, अभी हम एडवर्ब पे आएंगे ना 6th चैप्टर पे, तो थोड़ी आसान लगेगी, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव से बस इसी वे में अलग है। एडजेक्टिव भी विशेषता बताता है, एडवर्ब भी विशेषता बताता है, लेकिन एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन की बताता है, एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन की नहीं बताता है, वर्ब की बताता है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ऑर्डिनल्स को सीधा सीधा कनेक्ट करना है किसी न किसी नाउन से। ओके, चलो अगेन नेक्स्ट रूल देखो आप। तो यहाँ पे कुछ इजी से वर्ड्स हैं, बोलो एरर बताओ। दिस इज सेम बुक, पहले भी बता चुके हैं हम, 10 पहले भी आया था। ठीक है, उस टाइम सेम एज एन एडजेक्टिव आया था,
है ना। सेम एज एन एडजेक्टिव आया था, उससे पहले द यूज किया था, ठीक है। अभी द आर्टिकल के लिए सेम, द आर्टिकल सेम के पहले लग सकता है, इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक है ना। दोनों दृष्टि सेम के साथ बताया था मैंने आपको क्या आता है, बोलो बोलो, उसकी तरफ क्या देखा तो होता। सेम के साथ क्या आता है कॉम्बिनेशन में, एज या दैट, और सच के साथ ओनली एज, सच के साथ ओनली, सेम के साथ एज या दैट, सच के साथ ओनली, ठीक है, क्लियर। और उसी जगह बताया था कि सेम से पहले द लगा, अभी बता रहा हूं द सेम से पहले लगेगा, ठीक है, क्लियर है सारी बातें, ओके। तो नेक्स्ट देखो, द प्रेसिडेंट विजिट्स राजस्थान फॉलोइंग, फॉलोइंग क्या होता है, आने वाला, फॉलोइंग होता है नेक्स्ट, आने वाला, फॉलो करने वाला, फॉलो यानी पीछा करने वाला। तो कौन सा महीना पीछा कर रहा है, दैट मींस जस्ट आगे आ रहा है महीना, वही हमारे आगे जस्ट खड़ा है, क्लियर है। तो प्रेसिडेंट जो है राजस्थान विजिट करेंगे आने वाले महीने में, इस सेंटेंस का मीनिंग है। सो फॉलोइंग नहीं होगा, द फॉलोइंग। तो मैं कुछ आपको वर्ड्स बता देता हूं सीधे, फॉलोइंग, सेम, फॉलोइंग, लेट, लेट का मतलब क्या होता है, लेटना, वो वाला लेट नहीं है, तो नहीं, वो उसकी स्पेलिंग भी यही लेट होती है, जो लेट हो जाने वाला लेट है उसकी स्पेलिंग भी ये लेट होती है, लेकिन यहाँ पे उस लेट को उस लेट से रिलेट मत करना, यहाँ पे दूसरा लेट है। कुछ सेंटेंस तुम, अच्छा, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना किसी न किसी नाउन के लिए लगेंगे, तो इनके आगे कोई नाउन फिक्स करो, खुद ही समझ जाओगे। लेट, 18th सेंचुरी तो समय हो गया, नाउन फिक्स करो, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम फिक्स करो, चलो बोलो। बस एक दूसरे को मार दो, लेट होता है दिवंगत, नहीं समझे, स्वर्गीय, लेट मिसेस इंदिरा गांधी, लेट नहीं लगाते आप एल टी करके, इस तरीके से नहीं लगा रहता। आपके ऑफिस में कुछ जो महात्माओं की या किसी की तस्वीरें लगी हुई है पुराने, जो हमारे आजादी के जो थे सेवक थे, हमारे देश के सेवक थे, उनके आगे एल टी, लेट, और फिर उसके आगे उनका नाम लिखा रहता है या फिर स्व लिखा रहता है। हाँ, तो लेट का मतलब होता है स्वर्गीय या दिवंगत, ओके। तो वो वाला लेट है ये, लेट होने वाला लेट नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा ही लेट हो गए, वो वाला लेट है, मतलब ये है ना, इतना लेट हो गए कि अब दुनिया में भी नहीं, क्लियर, ठीक है, ओके। फॉर्मर लेटर पहले बता चुका हूं, तो देखो कुछ कुछ, अब जैसे फॉर्मर लेटर मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया था, लेकिन आर्टिकल चैप्टर में रिवाइज करना जरूरी है कि द फॉर्मर द लेटर होता है, तो कहीं ना कहीं उसको फिक्स किया है किसी ने किसी रूल में, एटलीस्ट उसको फिक्स किया। मान लो कोई बच्चा एडजेक्टिव ना पढ़ के डायरेक्ट आर्टिकल ही पढ़े, तो वो इस रूल से वंचित ना रह जाए कि फॉर्मर और लेटर से पहले भी द आता है। तो याद रहेंगे पांच, चारों पांचों शब्द, फॉलोइंग, सेम, लेट, फॉर्मर, लेटर से पहले आपको द लगाना है, ठीक है। तो द लेट इंदिरा गांधी एग्जाम्पल है ना, ठीक है, द लगाना, आर्टिकल द लगाना बेटा, ठीक है, ये शॉर्ट में एलटी भी लिख सकते हैं, हाँ जी। अब ये रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ही केम इन इवनिंग, वो शाम को आया या शाम में आया, हाँ, ओके, ये ही केम ड्यूरिंग डे, वो दिन के दौरान आया, बोलो चर्चा, नहीं लगे, आई कंप्लीटेड माई वर्क इन नाइट, मैंने रात के समय अपना वर्क कंप्लीट किया, द नाइट, इन नाइट, और इवनिंग और डे, नाइट तो, इन नाइट तो कहीं से सही नहीं लग रहा, हाँ मतलब नो आर्टिकल इन नाइट ही होगा ना, अगर आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे तो इन नाइट ही हो जाएगा, हाँ, किसी में भी नहीं लगाएगा तू, पक्का, पढ़, पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से जो मैं कहने वाला हूँ, ये रूल वाकई में इंपॉर्टेंट, देखो इस रूल में हमको ना ही केवल आर्टिकल,
बल्कि प्रीपोजिशंस भी याद करना है। क्या कहा मैंने? ना ही केवल आर्टिकल बल्कि प्रीपोजिशंस भी याद करने। प्रीपोजिशन चेंज तो आर्टिकल चेंज होने वाला है, ऐसा चलेगा ये। तो ये रूल आर्टिकल चैप्टर में भी आएगा और यही रूल प्रीपोजिशन चैप्टर 11वें में भी रिपीट करवाएंगे। अभी आर्टिकल के दृष्टिकोण से करवा रहे हैं और कह रहे हैं हल्का सा साइड में प्रीपोजिशन भी देख लेना, फिर प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से करवाएंगे और हल्का सा कहते हैं भैया आर्टिकल भी देख लेना। कुल मिला के दोनों दृष्टिकोण से। ठीक है, सुनो ध्यान से। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, जो दिन के पार्ट्स होते हैं, हमारे पूरे दिन के जो पार्ट्स होते हैं, सुबह, शाम, आफ्टरनून बोले तो दोपहर, नाइट रात, या फिर डे। डे सिंपली मैंने डे बोल दिया, जैसे डे को अपन, दोपहर को अपन डे भी बोलते हैं, पूरे दिन को भी अपन डे से संबोधित करते हैं। इन शब्दों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना ही करना है, पहली चीज। तो बोलो, सेंटेंस करेक्ट करो फटाफट से। ही केम ड्यूरिंग द, और आई कंप्लीटेड माई वर्क इन द नाइट। अब एक सेंटेंस और देखो, ये तो इस रूल के अकॉर्डिंग द लगा दिया सब में, क्योंकि बेसिक रूल तो यही। अब थोड़ा एडवांस करो। द मून शाइन्स एट नाइट, इसमें द लगा दूं? नो आर्टिकल, बट फिर वो रूल तो ब्रेक होता है कि नाइट से पहले तो द लगेगा। प्रीपोजिशन बदल गया, प्रीपोजिशन बदल गया। तो अगर इनसे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करें या ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, तब तो हमको आर्टिकल द लगाना है। ठीक है, और जनरली अपन इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग अपन जनरली नहीं करते हैं, स्पेशल केस में करते हैं, क्योंकि एट प्रीपोजिशन लगते ही एट नाइट का मीनिंग कुछ और होता है, इन द नाइट का मीनिंग कुछ और है। देखो, अगर मैं इन लगाऊंगा तो मेरे को द भी लगाना है और मुझे नाइट भी लिखना है। अगर मैं एट लगाऊंगा तो मुझे द नहीं लगाना, सिंपली नाइट लिखना है। ये तो हो गया रूल याद, ये तो रूल याद हो गया। इन द नाइट, एट नाइट, बोलो साथ में, इन द नाइट, एट नाइट। एट नाइट होता है, इन द नाइट, एट नाइट। सुनो पूरी बात सुनो, इन द नाइट, एट नाइट। अब बात करते हैं सर इन दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों एक ही बात है? बिल्कुल डिफरेंस है। इन द नाइट का मीनिंग कुछ और होता है, एट नाइट का मीनिंग कुछ और होता है। आपके सामने दोनों के सेंटेंस रखे हुए हैं, आप खुद पिक आउट करो क्या डिफरेंस है। इन द नाइट का मीनिंग इसमें द लगा ही दोगे आप, है ना? इसमें तो एट तो किसी न किसी टाइम के लिए आता है बेटा, इन भी आ सकता है टाइम के लिए, जैसे अभी इवनिंग टाइम ही तो है। अभी प्रीपोजिशंस में अपन फिर वो डिटेल में पढ़ेंगे कि इन, ऑन, एट, तीन प्रीपोजिशन टाइम के लिए आते हैं, समय बताने के लिए। हाँ, इन द नाइट लेट नाइट के लिए होगा। तो सूरज, ये जो चंद्रमा है, ये लेट नाइट को नहीं चमकेगा, ये जल्दी चमक के निकल लेगा। ये लेट नाइट में नहीं चमक सकता क्या? यस, वेरी गुड। एट नाइट का मतलब होता है कंप्लीट नाइट। एट नाइट का मतलब होता है कंप्लीट नाइट, और जब हम इन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है नाइट का कोई पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट किया होगा, राइट, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। जैसे वो मुझसे मिलने आया तो किसी इवनिंग में किसी पर्टिकुलर टाइम पे आया होगा, ऐसे ना आया ही जा रहा है। ऐसा कोई एक्शन थोड़ी ना जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलता ही जा रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन हो सकता है। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं बेटा, याद रखना, अभी वर्क में सीखेंगे कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो पीरियड ऑफ टाइम में चलते हैं, अंतराल में चलते हैं, और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम, पल भर के एक्शन होते हैं, क्षण भर के एक्शन होते हैं। ठीक है, समझे? जैसे लाइट का जाना, लाइट का आना, ये पल भर का एक्शन है। पंखे का चलना, ये पीरियड ऑफ टाइम का एक्शन है, तो कंटिन्यूस चल रहा है ना, समझे? तो अब मून जो है एट नाइट चमकता है क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम का एक्शन है। तो अगर हमको ओवर ए पीरियड ऑफ नाइट, पूरी नाइट से कुछ चीज को संबोधित कराना है, तो मैं उसको क्या लिखता हूं, क्या लिखता हूं? एट नाइट लिखता हूं। पर ऐसा केवल नाइट के लिए ही अलाउड किया गया है। हाँ, रूल केवल नाइट के लिए ही है, आप ऐसे नहीं लगा सकते एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट आफ्टरनून। ठीक है, रूल केवल और केवल किसके लिए है? किसके लिए है? एट नाइट के लिए। तो इस रूल को पूरा, मॉर्निंग के साथ एट लगा देंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, अब आप कहो जैसे पूरी मॉर्निंग में अगर कोई चीज हो रही है, मेरे को ऐसा शो करना है, तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं उसको शो करने के, जरूरत हो ना तो एट प्रीपोजिशन लगा के इसको शो कर, तो अगल बगल में चीजें जोड़ के भी शो कर सकता है। पढ़ो, एट नाइट में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, और एट नाइट का मीनिंग क्या बताया मैंने?
और वो केवल और केवल नाइट के लिए अलाउड है, औरों के लिए अलाउड नहीं। नेक्स्ट देखो, आई सो डैश मैन क्रॉसिंग द रोड। आई सो ए मैन क्रॉसिंग द रोड। आर यू श्योर? और मैन पे ही एक और सेंटेंस पकड़ो, मैन इज मॉर्टल डैश मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल मतलब क्या होता है? इमोर्टल मतलब, हाँ, मोर्टल इमोर्टल क्या होता है? शैली? अच्छा, कहावत में मैन का मतलब इंसान से होता है। ऐसा नहीं है कि कहावत केवल मैन के लिए वुमेन के लिए नहीं है। मैन का मतलब ह्यूमन बींग होता है ना। कहावत में बॉयज का मतलब चिल्ड्रन के लिए होता है, ये दो चीजें याद रखना। मैन का मतलब क्या होता है? ओवरऑल पूरी ह्यूमन प्रजाति, ह्यूमन बींग, मैन का मतलब, ठीक है ना। अभी बताते हैं वो भी। और बॉयज जहां पर भी आ जाए ना, बॉयज, तो बॉयज का मतलब वहां पे बॉयज से नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें गर्ल्स शामिल नहीं है। बॉयज का मतलब होता है बच्चों से। ओके, क्लियर है। कहावत में ऐसा होता है, कोई इंग्लिश की कहावत तो उसमें बॉयज लिखा हुआ हो तो समझ लेना बच्चों के ऊपर कहावत है। और मैन लिखा हुआ हो कहावत में, जैसे कि ये कहावत है, तो उसका मतलब होता है पूरे इंसान, है ना। हाँ जी। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो एक ना एक दिन खत्म होगा। जो एक ना एक दिन खत्म होगा उसको कहते हैं नश्वर। ठीक है, तो मैन इज मोर्टल, तो इसका मतलब कि वुमेन मोर्टल नहीं है, वुमेन नश्वर नहीं है, वुमेन भी नश्वर है। ठीक है, कहावत है ये। ओके, क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब आर्टिकल की बात कर लें। ए मैन इज मोर्टल, एक ही आदमी जो मोर्टल है, वो मैन मोर्टल है। ठीक, तो ए मैन इज मोर्टल, क्लियर? नो आर्टिकल, मैन इज मोर्टल, साउंड्स गुड। अच्छा, ऊपर वाले में फिर से बताओ। यहाँ पे ए और वहां पे सेकंड, मतलब सेंटेंस देखो, फिर एक साथ रूल बताते हैं। रवि वेप्ट बिटरली, बिटरली मतलब फूट फूट के। वेप्ट मतलब ही नहीं पता। वीप, वीप की सेकंड फॉर्म, वीप की सेकंड फॉर्म वेप्ट, और वीप का मतलब रोना, उसकी सेकंड फॉर्म वेप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट। सो रवि रोया, बिटरली बोले तो टूट टूट के या टूट फूट के, पागलों की तरह, ठीक है ना। एट डैश डेथ ऑफ हिज सन, अपने बेटे की मृत्यु। एट द डेथ ऑफ हिज सन, ये तो काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी तो बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो द तो लगना बनता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाए तो द तो लगना बनता है, ठीक है। डेथ इज इनएविटेबल। नाउ व्हाट इज इनएविटेबल? और वो क्या होता है? इनएविटेबल, जो बता, अचानक से, जिसका होना तय हो, अटल, जिसको टाला ना जा सके। इनएविटेबल बोले तो अटल, ठीक है, जिसको टाला ना जा सके, जिसका होना निश्चित है। तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अटल है। सुना होगा ये कहावत अपन ने, बोलो। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, उनकी मृत्यु भी निश्चित थी, सबकी है। जो आया है इस संसार में उसको संसार को छोड़ना है, दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। ओके, सो डेथ इज इनएविटेबल। बताओ, ए डेथ, द डेथ, या नो आर्टिकल डेथ? नो आर्टिकल। सो लेट्स सी द रूल। तो मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, 6 वर्ड्स याद करो। मैन, वुमेन, आर्ट, लाइफ, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, बोलो। मैन, वुमेन, नहीं कॉमर्स नहीं है, आर्ट, साइंस और लाइफ, डेथ, ये ग्रुप में याद हो जाएगा। मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस। अगर जनरल सेंस में बात करी जाए, जनरल सेंस जैसे मैन, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए इंसान, जनरल सेंस हो गया। मृत्यु, जनरल सेंस हो गया, किसी पर्टिकुलर मृत्यु की बात नहीं करें तो नो आर्टिकल, तो नो आर्टिकल। तो जनरल सेंस में कहां कहां बात हुई? एक तो यहां बात हुई, एक यहां बात हुई। और अगर पर्टिकुलर सेंस चले जाए, जैसे किसी पर्टिकुलर आदमी की बात करी जाए, किसी पर्टिकुलर आदमी की डेथ की बात करी जाए, तो यूज बेसिक रूल्स। यहाँ पे ए, यहाँ पे द। नहीं बेटा, ठीक है, चलो। रूल देखो, रूल देखो, पहले रूल कंफर्म करो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कोई भी गलत हो सकता है।
मैं आपके साथ में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे मत सोचो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं भी रूल डेवलप कर रहा हूँ। हाँ, अब मुझे पता है क्या बोला तूने कि फीस दो फिर आप भी। हाँ देखो इधर, देखो क्लियर। तो रूल आपको अपने को कंफर्म करना है, ठीक है ना। वी आर ए टीम इन जनरल सेंस, इन पर्टिकुलर सेंस, इन जनरल सेंस नो आर्टिकल, इन पर्टिकुलर सेंस आर्टिकल ए एंड द एनी आर्टिकल कैन बी यूज्ड एज पर द ओरिजिनल रूल्स, एज पर द ओरिजिनल रूल्स। तो मैंने एक आदमी देखा रोड क्रॉस करते हुए, मैंने एक आदमी देखा, तो इस जब सपोज करो, आप इमेजिन करो ये बात जब भी आप बताओगे किसी को, तो आप उस आदमी का जिक्र उस आदमी किसी दूसरे आदमी से पहली बार कर रहे होंगे, तो जब वो सुनने वाला है वो थोड़ा जानता है कौन सा आदमी, वो तो पहली बार ही सुन रहा है ना उस आदमी के बारे में। सो पहली बार यूज करते हैं तो अपना ये एनाफोरिक यूज ही तो कहता है कि पहली बार यूज करो तो आर्टिकल द मत लगाओ, ए लगाओ, इंडेफिनेट लगाओ, और उसके बाद में द लगाओ। तो यहाँ पे उस रूल के तहत ओरिजिनल रूल, भाई जब आर्टिकल ए एंड द लिख दिया दैट मींस ओरिजिनल रूल, कुछ भी लग सकता है ना। और यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी रहा है, कैटाफोरिक यूज, प्रीपोजिशनल फ्रेज कैटाफोरिक यूज द आर्टिकल, ओके। और जनरल सेंस मतलब कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं, पर्टिकुलर औरत नहीं, पर्टिकुलर लाइफ नहीं, पर्टिकुलर डेथ नहीं, बट साइंस, विज्ञान, विज्ञान के बारे में बात करूं तो विज्ञान एक चमत्कार है। तो अब यहाँ पे साइंस पर्टिकुलर है और जनरल है, मतलब पर्टिकुलर नहीं है। मैं ऐसे कह सकता हूँ, ऐसे नहीं कह सकता हूँ द साइंस, वहां पे मुझे क्या कहना पड़ेगा, साइंस, सिंपली साइंस, ओके, सिंपली आर्ट, ओके। इसके सेंटेंस है आर्ट और साइंस के आपके टेस्ट पेपर, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे आपका, हाँ बताएंगे ना, टेस्ट पेपर के लिए तो रख दें कुछ, ठीक है, वहां पे आएंगे। चलो, तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 2 कवर होता है, देख लें अगर कुछ हो रहा है तो, वो फुल ही नहीं, अरे रह गया क्या अभी। तो ये वही है आपका द रिच रिच पीपुल, ठीक है। हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है, तो मैंने बताया था एडजेक्टिव में आर्टिकल द लग रहा है ना, तो आर्टिकल द लग रहा है तो आर्टिकल चैप्टर में वो होना बनता है इसका ना। फटाफट से रिवाइज करो, तो आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा है। द के अगर आगे कोई एडजेक्टिव लगा दें तो उसका मतलब होता है वही वाला एडजेक्टिव प्लस पीपुल। अब इससे रिलेटेड एरर अपन एडजेक्टिव में पढ़ के आए तो ज्यादा नहीं, फटाफट कवर करते हैं। जैसे कि द रिच हेट द पुअर पीपुल, बोलो गलती, या तो द लगाओ या पीपुल लगाओ, तो द पुअर लगा दिया तो पीपुल हटा दो, याद हुआ, रिवाइज हुआ। द रिच हेड द पुअर, एक आध कोई एरर और इससे बनती थी बिल्कुल, जैसे कि नहीं बताई, उधर ही बताई, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, इससे रिलेटेड रूल देखो। देखो बेटा, ये एडजेक्टिव्स कैसे हैं, एडजेक्टिव्स कैसे हैं जो किसी इंसान के लिए यूज हो सकते हैं, फाइन। तो उनका कहना है कि अगर किसी इंसान के लिए यूज होने वाले एडजेक्टिव लोगे तो द का मीनिंग पीपुल से निकलेगा, ठीक है। और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको प्लीजेंट एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। प्लीजेंट मतलब खुशनुमा एडजेक्टिव्स, जिनको सुन के मतलब जो हर कोई सुनना चाहे अपने लिए या किसी अपने वस्तु के लिए उनका प्रयोग करना चाहे, ठीक है। तो प्लीजेंट एडजेक्टिव्स में द का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है। जैसे उन एडजेक्टिव्स जो कि इंसान के लिए एक उपाधि हो सकती है, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, अंधा, काना, जो भी, अमीर, गरीब, काला, गोरा, तो उनमें तो द का मीनिंग किससे निकलता है, पीपुल से। और प्लीजेंट एडजेक्टिव्स में द का मीनिंग किससे निकलता है, थिंग्स से। तो जैसे वहां पे द और पीपुल साथ नहीं आ सकते ना, जैसे वहां पे द और पीपुल साथ नहीं आ सकते ना, वैसे ही यहाँ पे भी द और थिंग्स साथ में नहीं आ सकते। तो सेंटेंस करेक्ट कर दो, द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द वंडरफुल ओनली, नॉट थिंग्स। तो पढ़ो यहाँ पे, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट यानी वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, प्लीजेंट यानी कि वो भाव व्यक्त करने वाले। तो कुछ एडजेक्टिव जैसे एग्जांपल लिखे हैं मैंने, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मार्वलस, मिस्टेरियस, सबलाइन। सब मार्वलस नहीं पता आपको, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मार्वलस, दैट्स अ मार्वलस शॉट, शानदार, ठीक है। अब करीब करीब सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। सबलाइन मतलब होता है एक तरीके से सबसे बेस्ट, उत्कृष्ट, ठीक है, क्लियर है। सबलाइन मतलब मैं क्या कहूं, जैसे इस लीग से ही बात, मतलब औरों से अलग हट के दिखने वाला, औरों से अलग हट के दिखने वाला क्या होता है, सबलाइन, क्लियर है ना, ठीक है। मिस्टेरियस मतलब जिसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री, यानी कोई राज, कोई मिस्ट्री छुपाई हो ना, ठीक है। तो उनके बाद में थिंग्स मत लगाना, जैसे उसमें पीपुल मत लगाना, इसमें थिंग्स मत लगाना। तो क्या हो जाएगा, बोलो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, टॉकिंग अबाउट द, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 खत्म होता है। सेक्शन नंबर 1 क्या था, जिसमें डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स के ओरिजिनल रूल्स आए।
इंडेफिनेट आर्टिकल के यूसेज, देन नॉन यूसेज, फिर डेफिनेट आर्टिकल के 4 यूसेज, एनाफोरिक, होमोफोरिक, कैटाफोरिक, जेनेरिक। ये था सेक्शन 1। सेक्शन 2 हम पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, जिसमें कुछ फिक्स रूल्स पढ़ रहे हैं, जैसे नदियों के नाम से पहले क्या आएगा, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले क्या आएगा, जैसे स्पोर्ट्स के नाम से पहले, सीजन्स के नाम से पहले, फिक्स 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 शब्द। अब ये तीसरा और आखिरी सेक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता, इसमें बस आपको एक टेबल देंगे और यकीन मानो इसमें से बहुत सारे सेंटेंस एग्जाम में। इधर वाली जो लिस्ट है वो है नो आर्टिकल की, इधर वाली जो लिस्ट है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन की, और इधर वाली जो लिस्ट है वो है, अरे सब बताऊंगा, पहले बात सुनो। अब इसमें से डायरेक्ट सेंटेंस एग्जाम में आएंगे, अभी मैं शीट दूंगा उसमें भी डाले हैं और एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इनके कोई रूल नहीं है। ये तो क्या लिखा है ऊपर देखो, सम इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब ऐसा ये रूल बना कैसे, इसकी कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो याद ही करना पड़ेगा। अब याद कैसे करें, इन शब्द, ये शब्द भी सरल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ एक आध को छोड़ इन शब्दों को अपनी डेली बोलचाल में यूज करो, जैसे इन सोसाइटी, इन डेट, इनफैक्ट, इनफैक्ट तो यूज करते ही हो, इनफैक्ट, ठीक है। चलो अब इनमें से अगर आपको किसी का मीनिंग समझ में नहीं आता तो वो बताओ, बोलो। डिलेमा, डिलेमा होता है, कहाँ है डिलेमा, यस, इन ए डिलेमा, डिलेमा, अच्छा इधर से कुछ नहीं, इधर से, इधर से आओ। टू टेक लीव ऑफ समबडी, ये फिक्स एक्सप्रेशन है, ऐसे कैसे याद रखना, टू, हाँ, एस बी मतलब देखो ग्रामर में कभी भी मैं एस बी लिखूं तो समझ जाना समबडी, और एस टी एच लिखूं, क्या लिखूं, एस टी एच, तो एस टी एच का मतलब क्या समझ जाना, समथिंग, और इन शॉर्ट बात करूं तो एस बी बोले तो समबडी बोले तो कोई लिविंग, और एस टी एच बोले तो समथिंग बोले तो कोई नॉन लिविंग। अब मैं पूरा बोलूं लिविंग नॉन लिविंग तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा एस बी एस टी एच, आगे पूरी सारे चैप्टर्स में। तो टू टेक लीव ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी से इजाजत लेना, जैसे कई बार कहते हैं ना अपन आप आपकी इजाजत चाहेंगे, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू, आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ, और फिर जिसकी भी इजाजत, जैसे यू की इजाजत है या जिसकी भी इजाजत, टू टेक लीव ऑफ समबडी, क्लियर, ठीक है। इधर आओ, इसमें लीव से पहले ए या द या कुछ आर्टिकल नहीं आया, ठीक है, ऐसे मत कहना कि ऑफ आ गया, ये फिक्स रूल है ना। बाय मिस्टेक होता है, ये तो हम कई बार यूज भी करते हैं, सर बाय मिस्टेक हो गया है ना। इन डिटेल यानी पूरे डिटेल में सब कुछ बताना, इनफैक्ट बताते ही हो वास्तव में, इन ट्रबल बोले तो मुसीबत में, इन डेंजर भी वही खतरे में, इन डेट, ये डेप्थ नहीं है, इसको डी को साइलेंट पढ़ो, डेट, डेट क्या मतलब होता है, भगवान ना करे कोई ऐसी मुसीबत में आए कभी, इन डेट का मतलब होता है कर्जे में, कर्जे में, कर्जा समझते हो ना, उधारी, कर्जा, कर्जा, ठीक है ना, हाँ कर्जे में, समझ गए, इन डेट मतलब नेक्स्ट ईयर जो कोई बच्चा अगर कॉमर्स लेता है तो वो अच्छे से समझ जाएगा, डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जिनसे अपन पैसे मांगते हैं, अपने लेनदार जिससे अपन पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो डेट से कर्जा और डेटर से कर्जदार बनता है, ठीक है, क्लियर। इन हास्ट का मतलब होता है हड़बड़ी में, हड़बड़ी में, क्या, वैसल, अब देखो केमिस्ट्री का कोई वैसल होता हो तो कह नहीं सकते, बाकी यहाँ पे हास्ट का मीनिंग है, कोई साइंटिफिक मीनिंग हो इसका तो कह नहीं सकते, अब अगर कोई बर्तन वर्तन बता रहे हो तो ठीक है वो आप सर्च कर लेना, बाकी इन हास्ट का मतलब क्या है, हड़बड़ी, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी। इन कंफ्यूजन मतलब, कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, उलझन, ठीक है। कंक्लूजन, समाधान नहीं, समाधान तो सॉल्यूशन होता है, कंक्लूजन क्या होता है, आखिर टिप्पणी को क्या बोलते हैं, एक हिंदी वर्ड बताओ, सारांश, सारांश, ठीक है, सबका पूरा सारांश। ओके सोसाइटी क्लियर है, बिफोर सनसेट बिफोर सनराइज होगा, आफ्टर सनसेट आफ्टर सनराइज होगा, ठीक है, क्लियर। सेट ऑन फायर क्या मतलब होता है, आग लगाना, सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना। अब यहाँ पे आग दो तरीके से लगाई जा सकती है, एक तो वाकई में आग लगाना, और एक एक दूसरे को बिड़ा देना, वो भी आग लगाना होता है, ठीक है ना। कैच फायर आग पकड़ना, ठीक है। टेक एक्शन, एक्शन लेना, एक्शन लेना, हाँ
नहीं, आग पकड़ना मतलब जैसे कि माई बॉटल कॉट फायर, मेरी बॉटल ने फायर पकड़ ली, इस तरीके से आग पकड़। मैं तो नहीं पकड़ूंगा, कोई वस्तु तो पकड़ सकती है ना, कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल, इनफ्लेमेबल समझते हो, जो जल्दी आग पकड़ती है, तो वो पकड़ ले तो पकड़ ले, ठीक है ना। कैच फायर मतलब बताइए। टेक एक्शन मतलब एक्शन लेना, कोई कोई कदम उठाना, टेक एक्शन कदम उठाना। टेक केयर मतलब, देखो टेक केयर का मतलब होता है सावधानी बरतना, और टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना, दोनों का याद रखना। टेक केयर का मतलब होता है सावधानी बरतना, और टेक केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वाली चैप्टर में इसको फिर से बताएं, ऑफ प्रीपोजिशन लगते हैं मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, देखभाल करना। आ जाओ, टेक हार्ट, टेक हार्ट दिल पर लेना, कहते हैं ना यार, दिल पर ले लेता है ना, किसी चीज को ज्यादा गंभीरता से ले लेता है, तो दिल पर ले लेना, ठीक है। गिव बैटल, बैटल मतलब लड़ाई, गिव बैटल मतलब यानी कि गिव अप कर देना, गिव अप समझते हो ना, सरेंडर, सरेंडर कर देना, ठीक है डन। गिव अप का मतलब सरेंडर ही तो होता है, और क्या होता है, कैसे करोगे तो सरेंडर, और कैसे करोगे सरेंडर, और कैसे करोगे भाई, हाँ ठीक है मेरे बस की बात नहीं, सरेंडर का मतलब होता है मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं गिव अप करता हूँ, वही तो वो भी एक तरीके की लड़ाई है ना, मैं थोड़ा ना लड़ाई झगड़े वाली लड़ाई कर रहा हूँ, लड़ाई तो किसी भी इंसान की कैसे भी हो सकती है, ठीक है। हमारी हमारी एग्जाम से भी तो लड़ाई है, नहीं है, वो भी एक प्रकार की लड़ाई है, एग्जाम पेपर भी हमारा एक लड़ाई होता है, वहां पे भी कोई लड़ाई लड़नी होती है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, गोला बारूद, उनको संभालना होता है, ठीक है। ओके चलो इधर आओ, ये वाली लिस्ट है जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स आएंगे। इन ए टेम्पर, गुस्से में। इन ए डिलेमा, डिलेमा नहीं पता, जब आप दो चीजों के बीच में फंस जाओ, मतलब धर्म संकट में फंस जाना, चूज नहीं कर पा रहे, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, उसको कहते हैं डिलेमा। मतलब मान लो कि अब किसी इंसान को अपने अपनी बीवी और अपनी माता जी में से चुनना है, हर घर की कहानी यही है ना, सास बहू की लड़ाई होती है, अब इंसान बेचारा बीच में फंस जाता है, इधर चूज करूं या इधर चूज करूं, तो उसके लिए डिलेमा होता है वो, उसके लिए क्या होता है, वो धर्म संकट होता है। इधर करो तो माता जी कहती है कि मैंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, इधर बात करें तो बीवी कहती है मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ गई, तो धर्म संकट हो गया। तो ऐसी पोजीशन या ऐसी कोई भी पोजीशन जिसमें कोई भी पोजीशन गलत ना लगे, ये भी सही लगे ये भी सही लगे, उसको कहते हैं डिलेमा। सो इन ए डिलेमा होगा। इन ए मूड, मूड मतलब समझते हो, मूड कोई मूड है ना, इन ए मूड ऑफ, इन ए गुड मूड, इन ए बैड मूड, ऐसा अपन यूज कर सकते हैं। ए लगाना जरूरी है, अभी आर्टिकल भी पढ़ना, केवल मीनिंग मीनिंग मत पढ़ो, आप ये भी ध्यान रखो कि आर्टिकल लगेगा किसमें किसमें नहीं लगेगा, ठीक है। इन ए हरी यानी कि वही जल्दी में, लेकिन इन ए इन हास्ट होता है, लेकिन इन ए हरी होता है, इसका मतलब होता है जल्दी में, इसका मतलब होता है हड़बड़ी में, इधर ए नहीं लगेगा उधर ए लगेगा, तो दोनों को बिल्कुल, चाहो तो आप आपकी जो बुकलेट मिलेगी उसमें से निशान लगा देना भाई, दोनों को साथ में याद रहे, है ना, डिफरेंस याद रहे। हैरी होता है वो हुर्रे होता है, वो ना तो हरी होता है ना हैरी होता है, वो हुर्रे होता है, ठीक है। इंटरजेक्शन जो एट्स पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा, शाबाश, अलास, वो भी आएगा अभी नरेशन वाले चैप्टर में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। इन ए शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है खंडर, तो इन ए शैम्बल्स का मतलब होता है जब किए कराए पे पानी फिर जाए, उसको कहते हैं इन ए शैम्बल्स, ठीक है, इन ए शैम्बल्स। नेक्स्ट, इन ए नटशेल, नटशेल का मतलब होता है संक्षिप्त में, मतलब ब्रीफ में, समझ गए ना, ब्रीफ में, किसी बात को संक्षिप्त में बता दो, पूरा डिटेल में मत बताओ, पूरा डिटेल में मत बताओ, संक्षिप्त में बता दो, उसको क्या कहते हैं हम, इन ए नटशेल। मेक ए नॉइज का मतलब सबको पता है, शोर करना। रन ए टेम्परेचर, ये बहुत आ रहा है एग्जाम में, टेम्परेचर रन करना ना, टेम्परेचर का बढ़ना, फिर उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, नाइन्थ के और बच्चे नहीं है, वेरी गुड। रन ए टेम्परेचर का मतलब, रन ए टेम्परेचर का मतलब होता है बुखार आना, ठीक है। जैसे जैसे कि ही वॉज रनिंग ए टेम्परेचर, मतलब उसे बुखार आ रखा था, डन, ठीक है, ए टेम्परेचर लगाएंगे। हैविंग ए गुड या साउंड या बैड नॉलेज ऑफ समथिंग, इसको भी एज ए फिक्स एक्सप्रेशन याद रखेंगे,
देखो अगर मैं नॉलेज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो नॉलेज से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आ सकता, ए नॉलेज गलत होगा। लेकिन अगर इस नॉलेज से पहले इस प्रकार के चीजें यूज कर लूं, जैसे गुड नॉलेज, बैड नॉलेज, साउंड नॉलेज, शार्प नॉलेज, तो फिर ए लगना कंपलसरी। तो इसको भी स्ट्रिक्ट रूल में याद करेंगे, हैविंग ए स्ट्रिक्ट नॉलेज, हैविंग ए साउंड नॉलेज, हैविंग ए गुड नॉलेज, हैविंग ए बैड नॉलेज, तो फिर ए लग जाएगा। और अगर कुछ ना लगाऊं तो फिर ए नहीं लगेगा, फिर सिंपली नॉलेज नॉलेज ही रहेगा। ठीक है, इधर आओ द में। इन द क्यू मतलब कतार में, क्यू मतलब कतार होती है, इन द क्यू मतलब कतार में। इन द अफर्मेटिव, इन द नेगेटिव, इसका मतलब होता है जब आपकी अप्रोच पॉजिटिव हो तो उसको कहते हैं इन द अफर्मेटिव, और जब आपकी अप्रोच नेगेटिव हो तो उसको क्या कहते हैं, इन द नेगेटिव। मतलब सोच, सोच पॉजिटिव हो, सोच नहीं, एटीट्यूड अपना किसी भी चीज को करने की। इन द सिंगुलर और इन द प्लूरल का मतलब क्या होता है, जब आप अकेले कोई काम करो या कोई भी व्यक्ति अकेले कोई काम करे, सिंगुलरिटी का बोध हो तो इन द सिंगुलर, और कोई दो चार व्यक्ति या पांच सात व्यक्ति मिलकर कोई काम करें तो फिर क्या हो जाता है, इन द प्लूरल हो जाता है। ठीक है, इन द वर्ल्ड, वेरी इजी, संसार में। ऑन द रैम्पेज, बताओ, सोचो सोचो ना, फिर रैम्पेज ही बता दूंगा तो फिर क्या ऑन और द रह जाएगा, फिर पता नहीं क्या बचा। हाँ, ऑन द रैम्पेज का मतलब वही होता है जो इधर इन ए टेम्पर का मतलब होता है। बताओ, मतलब किसी को अचानक से गुस्सा आ जाता है ना, उसको कहते हैं ऑन द रैम्पेज। अचानक से, जैसा भी बैठा है और अचानक से तेज गुस्सा, कई व्यक्ति होते हैं ना, जैसे किसी को तो क्या धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा आ रहा है, फिर थोड़ी अनबन हो रही है, फिर थोड़ी प्रकाश होनी बढ़ी, और फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर आता भाई फिर सिर तोड़ दिया, फिर सिर फोड़ दिया लास्ट में। और कई होते हैं जो अभी शांत बैठे हैं, अचानक से उठा के फेंक देंगे, अचानक से सिर फोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे टीचर से भी पाला पड़ा है क्या कभी? हमारे टाइम तो क्या है, ऐसे रूल्स नहीं थे ना गवर्नमेंट के कि मारना पीटना अलाउड नहीं है, तो हमारे टीचर होते थे, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते और ऐसे डस्टर उठा के फेंक देते थे, अचानक से उनको रैम्पेज पे आ जाते थे वो। ठीक है ना, रैम्पेज का मतलब होता है आग बबूला हो जाना, ऑन द रैम्पेज, अचानक से गुस्सा आ जाना। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ द डाउट होता है, दो दो द लगेंगे, याद रखना, एक भी हटाओगे तो एरर बनेगी। द बेनिफिट ऑफ द डाउट मतलब समझते हो, डाउट का बेनिफिट, डाउट मतलब संदेह, कई बार संदेह का बेनिफिट मिलता है, जैसे क्रिकेट में द बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द बैट्समैन। जब आप टीवी एम्पायर भी क्लियर ना कर पाए, आउट नॉट आउट, तो उसका बेनिफिट डाउट हो गया ना वहां पे, उसका बेनिफिट किसको दे देते हैं वो लोग, बैट्समैन। तो हर एक गेम में अलग अलग बेनिफिट ऑफ द डाउट अपने को मिलता रहता है। बैठो, ठीक है। तो सबसे मेन काम ही यही है, 40% सेंटेंस इस लिस्ट में से, 40% हर एग्जाम में और इवन हमारे टेस्ट में भी। सो आपको इस लिस्ट को तो ढंग से कम 10 बार रीडिंग लगानी है, तो ही ये चीजें आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगी। ठीक है, फटाफट दो तीन सेंटेंस देखो, इनमें से कुछ एक टर्म्स उठा रहा हूं, कुछ भी, इधर से उधर से उधर से, देखो फटाफट। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ, मैं आपकी इजाजत लेना चाहूंगा, क्या गलती बोलूं? पहली चीज ये बताई थी इस लिस्ट में मैंने, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ। टू टेक लीव ऑफ समबडी होता है, क्या होता है, फिक्स एक्सप्रेशन क्या है, टू टेक लीव, लीव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा ना, टू टेक लीव ऑफ, और फिर उस इंसान का नाम लिखेंगे या उस इंसान का जिक्र करेंगे जिसका अपन लीव ले रहे हैं, जिससे इजाजत ले रहे हैं। तो योर, आपकी इजाजत ले रहे हैं ना, तो क्या लिखूंगा, टू टेक लीव ऑफ यू, टू टेक लीव ऑफ यू। तो योर लीव ना लिख के कैसे लिखना पड़ेगा, टू टेक लीव ऑफ यू। डन, ठीक है। आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू नाउ। सेकंड सेंटेंस देखो, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। ये नहीं आया, ये उसमें क्लियर नहीं, ये उसमें नहीं आया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ो। हाँ, यस, आपको चाइल्ड्स, चाइल्ड्स प्ले का मतलब बच्चों का खेल, तो बच्चों के खेल से पहले ए नहीं आएगा, ये भी फिक्स एक्सप्रेशन से, बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले। इट्स चाइल्ड्स नहीं, गलत कह रहा हूं मैं, एक मिनट रुको, नहीं नहीं, यस, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इट इज चाइल्ड्स प्ले कहूंगा मैं, देख लो आंसर। ओके, एक बार पूरा कंप्लीट होने दो। ही डिड इट इन ए रिकॉर्ड टाइम, उसने ये काम एक रिकॉर्ड टाइम में खत्म किया। तो आप गैस करो, ए रिकॉर्ड टाइम या विदाउट यूजिंग आर्टिकल? नहीं, द तो आएगा ही। दो ऑप्शन है, या तो ये करेक्ट है या ए को हटाओ, इन ए रिकॉर्ड टाइम, इन ए रिकॉर्ड टाइम। लास्ट देखो, यू शुड कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, आप उसको एक भुजा की लंबाई पे रखा करो, मतलब
मतलब उससे 1 फुट दूर रहा करो, कहते हैं ना उससे दूर रहा कर, तो यू शुड कीप हिम, आप उसे रखा करो, किस लेंथ पे रखा करो, किस डिस्टेंस पे रखा करो, एक आर्म, यानी एक भुजा है वो 1 फुट का। क्या एन तो आर्म के लिए आया ना भाई, आप ये क्यों डिसाइड कर रहे हो कि ए या एन आना चाहिए, आप तो डिसाइड करो इंडेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इंडेफिनेट आर्टिकल एन किसके लिए आता है, जब यहाँ पे स्वर का साउंड होता है, तो आ रहा है ना स्वर का साउंड, तो एन आएगा ना, बोलो। हाँ बोलो, इसमें ये बताओ एन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। एट आर्म्स लेंथ होगा या एट एन आर्म्स लेंथ होगा, एट एन आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट देखो, दिस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई ड्यूटी, बोलो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई ड्यूटी, या ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई ड्यूटी, ठीक है। और पीपुल पे ओनली अ लिप सर्विस टू गांधी आइडियाज, लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, लिप्स का मतलब यहाँ पे होठ है, तो लिप सर्विस का मतलब बोल देना, बस जस्ट करना नहीं, बोल देना, मतलब कथनी और करनी में डिफरेंस होता है ना, तो उसका मतलब होता है लिप सर्विस, ठीक है। तो गांधी जी के आइडियाज जो उनके सिद्धांत हैं उनको लोग बाग केवल और केवल बोलते हैं, करते नहीं, उसको कहते हैं लिप सर्विस, ठीक है। इंग्लिश हैज टेकन ए प्लेस ऑफ प्राइड इन इंडिया, मतलब इंग्लिश ने भारत में, प्राइड मतलब गर्व का स्थान प्राप्त किया है, गर्व का स्थान प्राप्त किया है, ये हटा दो, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे कितने चीजों में से ए, वो फर्स्ट वाले को तो क्लियर कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पे कितनों में से ए और एन हटेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल हटेगा, फर्स्ट तो छोड़ो, सेकंड से आओ, फर्स्ट में तो कहा है, सेकंड से हटेगा, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, एंड सिक्स्थ से, एंड सेवंथ से हटेगा। बोलो यहाँ पे कोई और आंसर, फिफ्थ वाले में हटाओ, यानी 1 2 3 4 5, इसमें एलिप सर्विस से हटा दूं, और बाकियों में सही है, इसमें, इसमें प्लेस ऑफ प्राइड, ठीक है। आप 3 बच्चे उसमें से भी हटवा दो, तो बेटा सब में से हटा दो। रूल नंबर 1, इनमें से जितने भी जगह पे हमने इंडेफिनिट आर्टिकल देखा है, दे आर यूज्ड विदाउट एनी आर्टिकल। फिक्स्ड एक्सप्रेशन याद करोगे, बोलो चाइल्ड्स प्ले हमेशा क्या होता है, चाइल्ड्स प्ले हमेशा क्या होता है, इन रिकॉर्ड टाइम, क्या होता है, इन रिकॉर्ड टाइम, हमेशा क्या होता है, एट आर्म्स लेंथ, क्या होता है, एट आर्म्स लेंथ, हमेशा क्या होता है, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब हिस्सा होना, हिस्सा होना, ठीक है ना। देखो पार्ट का मतलब ही हिस्सा होना होता है, तो पार्ट एंड पार्सल क्यों बोला है, पार्ट एंड पार्सल इसलिए बोला है, देख सपोज करो कि आप मेरे पास बैंक में आए, ठीक है, आपने मेरे को कोई काम दिया और मैंने कर दिया, और आपने कहा सर थैंक यू सो मच, ये मेरा काम काफी दिन से अटक रहा था और आपने कर दिया, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई ड्यूटी, तो वैसे भी मेरी ड्यूटी का हिस्सा था, लेकिन पार्ट एंड पार्सल लगाने से ऐसा मीनिंग शो होता है कि ये मेरी ड्यूटी का ही हिस्सा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, समझ गए, समझ गए, ऐसा मीनिंग शो होता है कि ये इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ माय ड्यूटी, एक्स्ट्रा मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, उससे बाहर कुछ नहीं है। देखो मैं कह दूं इट्स पार्ट ऑफ माय ड्यूटी, है ना, तो ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, तो इसमें ऐसा मीनिंग शो होगा कि ड्यूटी तो मैंने करी है लेकिन मैंने थोड़ा सा फेवर भी किया है, इसमें ऐसा मीनिंग शो होगा कि मैंने थोड़ा सा आपको फेवर किया है, आप मेरे जानकार हो। लेकिन अगर मैं लिख दूं ना पार्ट एंड पार्सल, तो उसमें ऐसा मीनिंग शो होता है कि मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पे, मैंने अपनी ड्यूटी ही की है, ड्यूटी से एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं करी, वो होता है पार्ट एंड पार्सल, ओके। पूरा पार्सल मेरा जो है ना, पार्सल वो पार्ट, वो उस ड्यूटी का ही पार्सल है, उससे बाहर कुछ नहीं, ओके क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल और है, प्लेस ऑफ प्राइड नहीं होता है बेटा, अब सुनने में अटपटा सा लगता है बट हमेशा प्राइड ऑफ प्लेस होता है, ये सुना होगा शायद आपने, प्राइड ऑफ प्लेस होता है, तो इसमें दो एरर्स बनती है, एक तो ए लगा देता है, वो नहीं लगाना, और प्लेस ऑफ प्राइड नहीं होता, क्या होता है, प्राइड ऑफ प्लेस होता है, क्या
नहीं नहीं, फिक्स रूल है, पार्ट एंड पार्सल, फिक्स्ड टर्म्स हैं, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट्स नहीं लिखी। ठीक है, तो इसको सही करो, ए हटा दिया, सही हो गया क्या? अभी भी गलत है, ये भी गलत है, अब सही हो गया। इंग्लिश हैज टेकन प्राइड ऑफ प्लेस, क्या बोलूंगा मैं? प्राइड ऑफ प्लेस, क्या बोलूंगा? प्राइड ऑफ प्लेस। चलो, दैट्स इट। So that's all for the articles chapter in this session. Tomorrow we will take the test. Okay? कल टेस्ट है आर्टिकल्स का, सारे रूल्स रिवाइज करके आए। ठीक है, जब तक बुकलेट्स नहीं मिलती तब तक वीडियोस हैं, और संडे को सबको बुकलेट्स मिल जाएंगी जिनकी फीस आ जाएगी। ओके, ठीक है, क्लियर है? और बाकी बाकी क्या कहा मैंने, जिनको नहीं मिलती है, ऐसा नहीं अपने आप को ऐसा मानो सर बुक ही नहीं है मेरे पास कैसे पढ़ो, तो बुकलेट मैंने वीडियो दी हुई है हम सबकी, है ना, उसमें से रूल्स को अपन रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, डन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।